Hello friends, myself Satyajit Singh and welcome to my YouTube channel Education Mantralaya. Today's our topic is reflection of light. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। इस पर मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख लें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ, मैं अगर आपको बताऊं मैंने पार्ट 1 में क्या क्या कवर किया था, तो उसमें लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर यानी प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। जो दोनों नियम थे हमने दोनों डिस्कशन कर लिया था उनका। दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, ये सब हमने वहाँ पर पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब से। जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। मान लो हमने कोई दर्पण लिया, उसके सामने हमने कोई वस्तु रखी, तो उस वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, और जब वो प्रकाश किरणें चलेंगी और दर्पण से टकराएंगी तो क्या होगा, उनका परावर्तन होगा। और जब वो परावर्तन होगा उनका, तो वे परावर्तन के पश्चात लौट कर आएंगी, और वे जो किरणें जब लौट कर आती हैं और जिस स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। क्या कहा मैंने, अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है तो उससे प्रकाश किरणें चलती हैं, और जब ये प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं तो उनका क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब वे दर्पण से टकराकर लौट जाती हैं, और जब ये लौट जाती हैं तब ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हैं ये किरणें जो हैं, और जहाँ ये किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं इनका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, डिस्कस करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब वस्तु दर्पण के सामने रखी हो तो उससे प्रकाश किरणें चलती हैं, और जब ये किरणें परावर्तन के पश्चात लौटती हैं तो ये एक दूसरे को काटती हैं। अगर ये एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं तो जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी रियल इमेज होगी। एक और बार बताता हूँ। जब मान लो कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी है तो उस वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात लौट कर आएंगी, और जब ये लौट कर आती हैं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हैं। अगर ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पे ये बिंदु वस्तु बोला था। बिंदु वस्तु, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो वस्तु है वो बिंदु के समान है, बस घबराने वाली बात नहीं है। यानी जो वस्तु है वो कैसी है, एक बिंदु मात्र है, पॉइंट है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसके एक पॉइंट से मान लो यहाँ से ये जो किरणें हैं आपतित हुई दर्पण पर, और दर्पण पर टकराई, और दर्पण पर टकराने के पश्चात इनका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। देखो ये जो पहली किरण का परावर्तन और ये दूसरी किरण का परावर्तन, जा रही हैं लौटकर, और ये यहाँ एक दूसरे को उन्होंने काट दिया। आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पर भी तो एक दूसरे को काटा है, तो यहाँ प्रतिबिंब क्यों नहीं बना। तो दोस्तों देखो, यहाँ प्रतिबिंब इसलिए नहीं बना क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो किरण आ रही है ये वाली, ये अभी परावर्तित नहीं हुई है। मैंने क्या बोला था, प्रतिबिंब तभी बनेगा तब किरणें परावर्तित होकर लौटेंगी और जहाँ एक दूसरे को काटेंगी
अभी इस किरण का परावर्तन नहीं हुआ है, इसका परावर्तन यहाँ से टकराने के बाद होगा। अब इसका क्या हुआ है यहाँ पे देखो, अब हुआ है इसका परावर्तन, इससे यहाँ टकराई है और तभी लौट कर आई है। अब इसका परावर्तन हुआ है और इसका परावर्तन यहाँ पर टकराने से हुआ है। अब ये लौट कर जा रही हैं, ये किरणें आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ इनका क्या बन गया, इमेज बन गया। और आपने देखा कि ये जो किरणें हैं वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, कहते नहीं है। तो इस बिंदु पर क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है बने। और इस प्रकार बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का, सॉरी यहाँ ये गलत टाइप हो गया है, ये यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है। तो हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि जब ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी जब ये किरणें परावर्तन हो या अपवर्तन हो, मान लो अगर परावर्तन हुआ है और परावर्तन के पश्चात लौट कर आई हैं और ये किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही, तो वहाँ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। देखो डायग्राम से समझते हैं। ये रहा, ये हमारा कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, ये वस्तु है। यहाँ से प्रकाश किरणें चली और यहाँ इस पॉइंट पे टकराई, इनका परावर्तन हो गया। एक प्रकाश किरण यहाँ से चली और यहाँ टकराई और इसका परावर्तन इधर हो गया। तो क्या ये एक दूसरे को कभी काटेंगी, नहीं। एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो करते क्या है, इनको पीछे की ओर मिलाते हैं। हमने डॉट डॉट करके पीछे की ओर मिलाया है, तो हमने देखा कि ये यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं इस पॉइंट पे। तो वास्तव में तो नहीं काट रही ना, इसीलिए यहाँ पर जो इमेज बना है वो कैसा इमेज बना है, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। क्यों बना है आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि ये जो किरणें हैं वो एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही। अगर ये एक दूसरे को वास्तव में काटती तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता, लेकिन एक दूसरे को ये वास्तव में नहीं काट रही, इसलिए यहाँ कैसा प्रतिबिंब बना है, वर्चुअल इमेज बना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में समतल दर्पण, लेकिन आज पढ़ते हैं हम उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो समझना दोस्तों, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। अभी हमने देखा था ऊपर कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और कॉन्वेक्स के द्वारा कैसा बन रहा था, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब बन रहा था। और समतल दर्पण के द्वारा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक भी। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। अगर दोस्तों आपकी जो वस्तु है वो वास्तविक होगी तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, और अगर आपकी वस्तु आभासी है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। देखो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये जो O है ये क्या है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है जिसे हमने O से डिनोट किया है, और ये वस्तु कैसी है, वास्तविक है। और ये वस्तु कैसी है, बिंदु वस्तु है, बिंदु के रूप में है ये वस्तु। अब जब इससे प्रकाश किरणें चली और समतल दर्पण से टकराई तो इनका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। इसका परावर्तन इधर और इसका इधर। तो ये क्या एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगी, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है। आप कितने भी आगे ले जाना इनको,
ये एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। जैसे जैसे आगे की ओर जा रही हैं ये एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, जो इनकी डिस्टेंस है इनके बीच की वो बढ़ती जा रही है। तो ये क्या कभी एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी। लेकिन इनको पीछे की ओर मिलाने पर, जब इन्हें पीछे की ओर मिलाते हैं तो उसे डॉट डॉट से डिनोट करते हैं। जब इन्हें पीछे की ओर मिलाने पर ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं, यानी आई। जहाँ पर ये एक दूसरे को काट देंगी वहाँ पर क्या बन जाएगा? इमेज। इमेज मतलब इसको आई से डिनोट कर दिया। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वास्तव में तो नहीं काटा ना किरणों ने, इसलिए यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, अगर वस्तु को आभासी जगह रख दें और जो प्रतिबिंब है उसको, अगर हमारी जो वस्तु है वो कैसी हो जाए? आभासी हो जाए, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। इसका मैं एक रियल एग्जांपल आपको समझाता हूँ, आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य है वो हमारी कैसी वस्तु है? आभासी। सॉरी, वस्तु नहीं, सूर्य कैसा है? आभासी है। तो मैंने अभी बताया था समतल दर्पण द्वारा आभासी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक। तो इस बात को हम देखते हैं एग्जाम्पल से, कैसे बनता है आभासी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक। वैसे यह एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बार कर चुके होंगे, लेकिन कभी आपने ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि ये वास्तव में क्या है। तो मैं समझाता हूँ कि मान लो मैं आपको, ये सूर्य है। क्या है ये? सूर्य। समझाता हूँ, थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम यहाँ पर एक समतल दर्पण लेकर खड़े हुए हैं। सॉरी, ऐसा नहीं, ये मान लो ये सूर्य हो गया और ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक समतल दर्पण लेके खड़े हुए हैं और इससे जो किरणें आई, ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊँगा लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये किरणें इस पर पड़ रही हैं समतल दर्पण पर, और तभी इस पर पड़ेंगी तो क्या होगा? इनका परावर्तन होगा। ये परावर्तन हो गया। तो ये जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? जहाँ पर हम इस दर्पण को ले जाएंगे। आपने घर में देखा होगा, जब हम जो दर्पण को बाहर लेकर आते हैं, जब जहाँ पर सूर्य होता है और जो सूर्य से किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात अपना प्रतिबिंब दीवार पर या हम जहाँ कहीं भी बनाना चाहते हैं वहाँ बना देती हैं। देखा है ना आपने वास्तव में ऐसा? तो वो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। और जबकि जो वस्तु कैसी है? आभासी है। सूर्य हमारी कैसी वस्तु है? आभासी। और जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? मैंने अभी बताया था आपको, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। और जो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा आप उसे कहीं भी ले लेना, चाहे दीवार पे या पर्दे पे, कहीं भी ले लेना। आपने देखा भी होगा, आप बहुत बार ये कर चुके हो, है ना? तो ठीक है, यही मैंने समझाना चाहता था कि जो सूर्य है वो आभासी है। और जब हमने आभासी वस्तुओं से जो प्रकाश किरणें चली और समतल दर्पण से टकराई तो जो उनका प्रतिबिंब है वो कैसा बना? वास्तविक। यानी आभासी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। किस दर्पण के द्वारा? समतल दर्पण के द्वारा। और वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। इस बात को तो हम समझ ही जाते हैं। देखो, आपने मिरर लिया समतल दर्पण और अपने सामने लगाया, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है। किस तरफ बन रहा है? दर्पण के दूसरी तरफ। तो जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप एक बात और समझ लीजिएगा कि मान लो ये दर्पण है और आपकी वस्तु दर्पण की इस साइड रखी है। अगर आपका प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखी है उधर ही बन रहा है तो जो आपका प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक। और अगर प्रतिबिंब उधर बन रहा है दर्पण के पीछे, कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, तो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसी इमेज होगी? वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, ओके। तो यही मैं बता रहा था, जब आप हम अपना चेहरा मिरर में देखते हैं तो वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे ही तो बनता है। तो वो कैसी प्रतिबिंब होते हैं? आभासी प्रतिबिंब होते हैं। क्या आप उन प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हो? नहीं ले सकते। आप अपना, मान लो आप अपना चेहरा मिरर में देख रहे हैं, ठीक है, हमको अपना चेहरा मिरर में तो दिखाई दे रहा है, हम मिरर में उसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं,
लेकिन क्या हम उस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। यही बात मैंने ऊपर बताई थी यहाँ पे। हाँ, कहाँ थी? हाँ, ये रहा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका केवल क्या कर सकते हैं? फ़ोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पे बताई थी मैंने वास्तविक प्रतिबिंब में इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आया? एक और बार क्लियर करता हूँ। जो सूर्य है वो हमारा कैसा है? आभासी है। और जो उससे किरणें आ रही हैं और हमने समतल दर्पण लगाया और वो उससे परावर्तित हुई और उसका जो इमेज दीवार पर भी ले सकते हैं हम, पर्दे पर भी ले सकते हैं। तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु कैसी थी? आभासी। और जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? वास्तविक। और हमने जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो जो हमारा हम हैं वो कैसे हैं? हम वास्तविक हैं। और जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? आभासी। यानी समतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? अगर वस्तु वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब आभासी बनेंगे, अगर वस्तु आभासी है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रियल देन द इमेज इज वर्चुअल, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन द इमेज इज रियल। यानी जब वस्तु वास्तविक होती है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, और जब वस्तु आभासी होती है तब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं उनके बारे में। समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु के आकार का होता है। आपने अपना चेहरा देखा शीशे में, यानी जो जिसको हम आम भाषा में शीशा ही बोलते हैं, मिरर, वो वास्तव में कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। तो उसमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? सीधा। हम देखते हैं हमें चेहरा अपना सीधा दिखाई देता है या उल्टा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और जो दर्पण की दूसरी साइड बन रहा है और उसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते, इसलिए वो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। और जो किसके आकार का बन रहा है? जितना हमारा चेहरा होता है उतना ही तो बनता है मिरर में, यानी जैसी वस्तु होती है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये आपके पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बात और। हाँ, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से आगे स्थित होती है। यानी अगर आपका चेहरा दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो जो आपका इमेज बनेगा वो भी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, थर्ड पॉइंट हमारा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई के आधे के बराबर होनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें अपना पूरा शरीर की मान लो हम 6 फुट के हैं और हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है मिरर में, तो हमें कितना, मतलब कम से कम कितना बड़ा जो मिरर चाहिए होगा जिसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब बन जाए। यानी जो हमारा दर्पण है वो कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए कि उसमें हमारा जो पूरा प्रतिबिंब बन जाए। तो मान लो अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको कम से कम कितनी लंबाई का मिरर लाना होगा? उसकी आधी लंबाई का, यानी आपको 3 फुट का मिरर लाना पड़ेगा, तभी आप उस मिरर में पूरे दिखाई दे पाओगे। समझ में आया? ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। नंबर फर्स्ट है दर्पण का ध्रुव, द पोल ऑफ द मिरर। क्या होता है दर्पण का ध्रुव? तो समझते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मैंने कल ये बातें बताई थी। परावर्तक तल क्या होता है? हाँ, परावर्तक तल उसे कहते हैं जिस साइड हम पॉलिश करते हैं उसकी जो अपोजिट साइड है वो परावर्तक तल कहलाती है ना। तो जो परावर्तक तल है उसका जो मध्य बिंदु है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। डायग्राम से समझते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। देखो आपको ये डॉट 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 दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? पॉलिश किया हुआ तल है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है।
अवतल दर्पण पर पॉलिश उभरी हुई साइड होती है और अवतल दर्पण पर पॉलिश दबी हुई साइड होती है। और अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल है वो अंदर वाला तल होता है। कौन सा तल होता है? अंदर वाला तल, यानी ये वाला तल जो है क्या है? परावर्तक तल है। जहाँ से ये किरणें टकराकर परावर्तित हो जाती हैं वही तल क्या कहलाता है? परावर्तक तल कहलाता है। तो ये क्या है? ये सारा यहाँ से ये वाला ये सब परावर्तक तल है। और इसका मध्य बिंदु कहाँ पर है? यहीं पे तो है इसका मध्य बिंदु, मैंने जो अभी टिक किया है। तो इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ये रहा इसका मध्य बिंदु कहाँ है? ये रहा। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। यानी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। समझ में आया? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं क्या थी हमारी नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मैंने जो बताया था कि गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं, एक गोला होता है, उसको बीच में, उसको साइड में से काट लेते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, मान लो ये है कोई गोला, ऐसे काट लिया हमने, तो ये क्या बन जाते हैं? ऐसे उसके गोलीय दर्पण के दो भाग बन जाते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो ये मान लो हमने इतना हिस्सा लिया, ये क्या है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। तो ये किससे बना हुआ है? आगे ये इस प्रकार का कोई ना कोई गोला हुआ होगा कुछ इस टाइप का। आगे मैंने डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, सॉरी, कुछ इस प्रकार का हुआ होगा गोला। वहीं से तो हमने थोड़ा सा काट लिया है। तो इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, यानी इस सर्किल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। और जो सेंटर होता है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए डायग्राम से एक बार और समझते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। देखो, हमने इतना भाग लिया, मैं अवतल दर्पण में बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक हमने, ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। लेकिन ये वास्तव में किससे बना हुआ था? एक गोलीय दर्पण से ही तो बना हुआ था, गोलीय भाग से। तो ये गोलीय भाग कुछ इस प्रकार है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो गोलीय भाग बनेगा, अब ये पूरा गोला बन गया, तो ये जो गोला है इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जो सेंटर होता है वही उस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे किससे डिनोट करते हैं? C से। ठीक है, समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। देखो, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डायग्राम में समझते हैं। वक्रता केंद्र कहाँ है? आपको दिखाई दे रहा होगा, C वक्रता केंद्र है, और ध्रुव कहाँ है? P, यहाँ नहीं, यहाँ, ये क्या है? P। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, ये वाली, यही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है ये दूरी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बस इसको शब्दों में लिखना है। कैसे? वक्रता केंद्र से यानी C से और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। आई बात समझ में? ठीक है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और एंड द पोल इज कॉल्ड द कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यह रेखा PC दर्पण की मुख्य अक्ष है। डायग्राम देखते हैं।
क्या बोला डेफिनेशन में? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, ये जो सरल रेखा है पूरी यहाँ तक, ये सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। कौन सी? वो लाइन जो वक्रता केंद्र और पोल दोनों को मिलाती है, वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इस डायग्राम में भी समझ लेते हैं। पोल हो गया यहाँ पे इसका ये, सॉरी यहाँ पे ये वाला, और यहाँ से मैं सी जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा वक्रता केंद्र है, और पी क्या है? हमारा ध्रुव। तो जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसको मिलाकर हम एक लाइन खींच दें, सीधी रेखा। तो जो सीधी रेखा है यही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं एक बार में डिस्कशन और कराऊंगा लास्ट में, इसका डायग्राम से ही आपकी सब समझ में आ जाएगा। बस आप एक बार रिवीजन कर लेना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी सब समझ में आएगा। हाँ, यहाँ रेखा पीसी दर्पण की मुख्य अक्ष है। देखते हैं पीसी कहाँ है? पी और सी, यही तो बताया था मैंने। पीसी क्या है? मुख्य अक्ष है। इस वाली डायग्राम में भी देख लो, पीसी क्या है? मुख्य अक्ष है, ये वाली। ठीक है, आगे समझते हैं। मुख्य फोकस या फोकस, प्रिंसिपल फोकस, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, यहाँ पे टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है, आपतित किरण क्या है? ये आपतित किरण है। किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे केवल फोकस भी कहते हैं, यानी मुख्य फोकस और फोकस एक ही बात होती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरण फोकस पर मिलती है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखते हैं डायग्राम। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? डायग्राम से समझेंगे इसको। ये जो मिरर है ये वाला, ये कैसा है? कॉनकेव, यानी अवतल दर्पण है ये, और ये है उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण में समझ लेते हैं। इस वाले में ये कह रहा था, अभी मैंने पढ़ी थी डेफिनेशन, आपने भी पढ़ी थी, कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष कौन सी हमारी? ये वाली जो डॉट 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 दिखाई दे रही है, ये वाली, ये है मुख्य अक्ष। और उसने कहा था जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, कौन कौन सी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, और तब ये दर्पण से टकराई और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये इस पर टकराई और इनका क्या हुआ? परावर्तन हुआ, और ये सब इस बिंदु पर टकराई परावर्तन के पश्चात। तो इस बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। आपने देखा भी है, रिप्रेजेंट किससे हो रहा है? ये F से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो ये, और जो यहाँ पे किरण आ रही हैं वो वास्तव में मिल रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में, यानी उत्तल दर्पण में, जो किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिल रही, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये मिल रही हैं। जब किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो उनको डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डॉट डॉट से। और हाँ, अभी मैंने एक बात बताई थी, जब किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। और जब किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। ठीक है, अब इसको इस वाली डायग्राम को भी समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष कौन सी हमारी? ये वाली, इसके पैरेलल रेज आ रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ दर्पण से टकराएं और इनका परावर्तन हो गया। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में जाएंगी तो ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए हमने इनको पीछे की डायरेक्शन में मिला दिया डॉट डॉट से, और इसको ही हम क्या कहते हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में नहीं आ रही है ना, आती हुई क्या हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इससे मतलब है
कि यानी जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही उसका फोकस कहलाता है। एक और बार समझाता हूँ। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही बिंदु उनका क्या कहलाता है? फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम से समझते हैं। हाँ, क्या कहलाती है फोकस दूरी? इस डायग्राम का ध्रुव कहाँ है? दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे इसका कहीं ध्रुव होगा P, और फोकस कहाँ है? यहाँ पे F। तो फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। यानी ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कहाँ से कहाँ तक की दूरी? फोकस से ध्रुव तक की दूरी। फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ भी देख लो, यहाँ इसका P होगा यानी ध्रुव होगा ये, और ये क्या है? इसका फोकस है। तो फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, आगे समझते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत। यहाँ मैं मान लो एक डायग्राम बना ही देता हूँ रफली, और ये ये है, और ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष मान लो। ये कह रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। मान लो ये इसका क्या है? फोकस है। ये वाला पॉइंट क्या है? ये फोकस है। F से नोट कर दिया मैंने। इसके लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी ये वाला लंबवत नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। यानी ये वाला तल जो है, ये वाला तल ही क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। ये जो तल है, ये फोकस के ऊपर लंबवत और नीचे लंबवत, ये वाला तल होता है, यही क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। ठीक है। दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब क्या हुआ? देखो, मैंने अभी बताया था, मान लो ये दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। सॉरी, ज़्यादा ही बेकार बना था। देखो अब लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा बना सही। ठीक है। और ये इसकी क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गई, और ये पॉइंट क्या हो गया? P हो गया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? दर्पण के द्वारक की। तो ये इसके किसी भी पॉइंट को मिला दो आपस में। ये जो दर्पण होता है, इसके आपस में किसी भी पॉइंट को, परावर्तक तल के किसी भी पॉइंट को, ये वाला जो तल होता है अंदर वाला, वो कैसा होता है? परावर्तक होता है। तो इसके किसी भी पॉइंट को मिला देंगे तो यहाँ से जो ये जो दूरी है, यही क्या होती है? दर्पण का द्वारक कहलाती है। ठीक है। यहाँ MM' दर्पण का द्वारक है। डायग्राम में देखते हैं कहाँ है MM'। हाँ, ये रहा। दिखाई दे गया होगा आपको, जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट है MM'। ये क्या है? दर्पण का द्वारक है। ये परावर्तक तल है, इसको हमने मिला दिया है इसके व्यास को, और ये क्या बन गया है? यही बन गया है दर्पण का द्वारक। इसमें भी देख लो, ये वाला जो है डॉट 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 से जो प्रदर्शित हो रहा है, यही क्या है? दर्पण का द्वारक। एक बार डायग्राम से सब कुछ समझ लेते हैं। यहीं पे ये जो पॉइंट होता है किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, यानी ये वाला परावर्तक तल वो तल होता है जिससे किरणें परावर्तित हो जाती हैं। तो किरणें यहीं से तो परावर्तित होंगी, इससे टकराएंगी और परावर्तित हो जाएंगी। तो ये कौन सा तल हो गया? परावर्तक तल। और जो ये बिंदु है परावर्तक तल का, जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, वही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और देखो, फिर उसके बाद बात करते हैं
इसकी वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र अभी बताया था। ये जो दर्पण होता है ये किसी गोलीय कोष का भाग होता है। किसका भाग होता है? गोलीय कोष का भाग होता है। अगर हम उस गोलीय कोष को पूरा बना दें डॉट डॉट से, और जो उसका जो सेंटर होता है, जो उसका केंद्र होता है, उस गोले का जो वास्तव में केंद्र होता है, वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है दर्पण का। वही उस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। बनाते नहीं है ऐसा, बस समझते हैं। कहीं बनाने लग जाओ एग्जाम में, डॉट डॉट बनाते हैं, नहीं बनाते नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वास्तव में क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है, और इसका जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र समझ में आया। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या बताता हूँ, अभी बताई थी वैसे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, यानी ये दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बताई थी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बताई? फोकस बिंदु बताया था पहले। तो फोकस बिंदु क्या था? मुख्य फोकस या फोकस की जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं, मान लो मुख्य अक्ष की कौन सी है इसमें? ये वाली डॉट डॉट से जो रिप्रेजेंट हो रही है वो क्या है? मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष की जो समांतर किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही तो फोकस होता है। मान लो इस बिंदु से होकर जा रही हैं, तो ये क्या हो गया? इसका फोकस हो गया। यहाँ पे कहीं फोकस मान लो, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। यानी मैंने यहाँ पे कहीं माना था फोकस, कहाँ माना था फोकस? मैंने यहीं कहीं माना था, यहाँ मान लेते हैं। और ये फोकस है, और ये है ध्रुव पी, ये वाला। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही क्या कहलाती है? यानी फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समझ में आई गई थी, क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, मुख्य अक्ष हो गई, फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव हो गया। अब बचा द्वारक। द्वारक क्या होता है? जो परावर्तक तल होती है, किसी दर्पण की जो परावर्तक तल होती है उसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो, किन्हीं भी दो बिंदुओं को। मान लो अगर मैं ये मिला दूं तो ये भी एक द्वारक है। ठीक है, परावर्तक तल के बिंदुओं को मिला देने पर ही क्या बन जाता है? द्वारक बन जाता है। ठीक है, सब क्लियर हुआ? ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको आपके अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमने, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।